14 मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक है, अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहासन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकोस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों के बिंदुसार को सिंगसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस I से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पृष्ठ 17। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलेमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। नोट: अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: 1 शिलालेख, 2 स्तंभलेख तथा 3 गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैनथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय: पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वो हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख,
इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की जगह घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6वां शिलालेख, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। पृष्ठ 18। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। 1. प्रयाग स्तंभ लेख, ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर में इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। 2. दिल्ली टोपरा, ये स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा में दिल्ली लाया गया। 3. दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित ये स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। 4. रामपुरवा, ये स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कारलायल ने की। 5. लौरिया अरेराज, चंपारण बिहार में। 6. लौरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में ये घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शार ए कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था। इसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। मौर्य प्रांत और राजधानी: उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णागिरी, प्राशी पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ: 1 मंत्री प्रधानमंत्री, 2 पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, 3 सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, 4 युवराज राजपुत्र, 5 द्यौवारिक राजकीय द्वार रक्षक, 6 अंतर्वैदिक अंतःपुर का अध्यक्ष, 7 समाहर्ता आर्य का संग्रहकर्ता, 8 सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, 9 प्रशास्ता कारागर का अध्यक्ष, 10 प्रदेष्ट्री कमिश्नर, 11 पौर नगर का कोतवाल, 12 व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, 13 नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, 14 कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, 15 मंत्री परिषद अध्यक्ष, 16 दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, 17 दुर्गपाल दुर्ग रक्षक, 18 अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। पृष्ठ 19। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रीनो मोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। प्लूटार्क या जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य: समिति और कार्य: प्रथम समिति कार्य उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख, तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखना, चतुर्थ
व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, पंचम निम्रित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, षष्ठ बिक्री कर वसूल करना। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन ने गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली को अदैव मात्रक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। 1 दार्शनिक, 2 किसान, 3 अहीर, 4 कारीगर, 5 सैनिक, 6 निरीक्षक एवं 7 सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। 15 ब्राह्मण साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापना की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। पृष्ठ 20। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, शातकर्णी, गौतमीपुत्र शातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पल्लू मावी तथा यज्ञश्री शातकर्णी। शातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़्य थे। हाल ने गाथा सप्तशतक तथा गुणाढ़्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। सातवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। शातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। 16 भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है: हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटिओकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेटाइटस, एंटीआलकीडस तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासन डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व में हुआ। इसकी राजधानी शाकल आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है।
हिंदी यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनकी जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। 17 शक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर बार शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब यानी राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत आए। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पृष्ठ 21। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से ये शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ को अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित का जीर्णोद्वार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे बड़े विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। 18 कुषाण। पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजूल कड़फिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राज्य वैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धियों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। वसुमित्र, पाशव, नागार्जुन, महाचेत और संघर्षा भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। है कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। नोट: रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। 19 गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 220 ईस्वी में हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। पृष्ठ 22। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की।
समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी, इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी पे हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी में हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पाणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंड पाशक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य मेहत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपुत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी: 1 क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, 2 वास्तु वास करने योग्य भूमि, 3 चरागाह भूमि पशुओं के चारा योग्य भूमि, 4 खिल्य ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, 5 अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। पृष्ठ 23। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन औशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वैश्यवृत्ति करने वाली महिलाओं को गढ़िका कहा जाता था। वृद्ध वैश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र का चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेद आचार्य धनवंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: 1 मित्र भेद, 2 मित्र लाभ, 3 संधि विग्रह, 4 लब्ध प्रणाश, 5 अपरीक्षा कारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे: आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था।
याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर: विष्णु मंदिर, तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। शिव मंदिर, भूमरा, नागौदा, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर, नैना, कुठार, मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर, देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर, खो, नागौद, मध्य प्रदेश। भीतर गांव मंदिर यानी लक्ष्मण मंदिर, ईंटों द्वारा निर्मित, भीतर गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश।